जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो स्पेशली बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। तो पहला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजदौला और अंग्रेजों के बीच। जो अंग्रेज में कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। अगला प्रश्न है कि किसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। तो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाने वाला शासक कौन था? तो यह इल्तुतमिश था। और कुतुब मीनार का निर्माण का जो नींव दिया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक भी था और दिल्ली सल्तनत का भी संस्थापक था। जो इसका स्थापना जो यह 1206 ईस्वी में किया था। कब? 1206 ईस्वी में। और गुलाम वंश को दास वंश के नाम से भी जानते हैं और मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई यह 1761 ईस्वी में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ और मराठा हार गया। और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था और द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था और तीसरा 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि किसने लोधी राजवंश का स्थापना किया था या संस्थापक था। तो लोधी राजवंश का संस्थापक बहलोल लोधी था जो 1451 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। 1451 ईस्वी में। और लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। ठीक है। और इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोधी हुआ जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हार गया। और उत्तर मध्यकालीन इतिहास में यह पहला शासक हुआ जो युद्ध स्थल में ही मारा गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। कब हुआ था? तो 1542 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाला प्रथम यूरोपीय था पुर्तगाली। और प्रथम पुर्तगाली जो भारत में समुद्रिक मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में किया था 20 मई को, तो उसका नाम था वास्को डी गामा। ठीक है। और पुर्तगालियों ने प्रथम व्यापारिक जो कोठी कहाँ स्थापित किया था? तो कोची में किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ हुई थी। तो यह सूरत में हुआ था। कब? तो 1608 ईस्वी में। ठीक है, 1608 ईस्वी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में। तो सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से हार गया था प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध 1764। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। चलिए अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सर्वाधिक निर्णायक रहा था। तो सर्वाधिक निर्णायक युद्ध जो रहा वह बक्सर का युद्ध रहा, जिसमें अंग्रेजों का स्थापित जो बहुत ही ज्यादा हो गया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था, उसका नाम था शाह आलम द्वितीय। क्या था? शाह आलम द्वितीय था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, ट्रांसफर किया था। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया। तो सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में मतलब अपनाया गया था या लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि सुगौली की संधि कब हुआ था। तो सुगौली की संधि जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1815 हो जाएगा, लेकिन 1816 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1816 ईस्वी में अंग्रेजों और नेपाल गोरखाओं के बीच में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो युग्म आपको सुमेलित नहीं बताना है। ठीक है। तो हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में सेनापति था, सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स नेपाल के युद्ध में जो 1813 से 16 तक चला था इसमें भी था। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो 1799 में होता था। लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो लॉर्ड कर्नवालिस नहीं था, ये गलत हो जाएगा। तो यही आपका सही आंसर है, ये हो जाएगा हेस्टिंग्स। इसमें था, कौन था? हेस्टिंग्स था। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर कौन था? तो हेस्टिंग्स था। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी। तो सती प्रथा पर पाबंदी लगाने वाला शासक का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग राजा राम मोहन राय के सहायता से किया था। ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग कर्नल सलीमन के सहायता से ठगी प्रथा को भी
ठगी प्रथा को भी अंत कर दिया, ठगी प्रथा को भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ? तो विलय नीति का शिकार सर्वप्रथम जो हुआ था यह हुआ था सतारा। कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? उस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। और कब, कहाँ से कहाँ तक चला था प्रथम? 1853 में बम्बई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी प्रथम रेल चली थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम वायसराय था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और अंतिम गवर्नर जनरल भी, क्योंकि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में गवर्नर जनरल का पद खत्म करके वायसराय का पद लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र पढ़कर कौन सुनाया था? कौन सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। और कहाँ सुनाया था? तो इलाहाबाद में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1858 में 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। और कहाँ? तो इलाहाबाद में। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आपको नहीं बताना है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त 1793 में, सही है। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि प्रणाली, ये भी सही है। सर जॉन शोर, यह आपका नेपाल युद्ध, यह गलत है, आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। और लॉर्ड हेस्टिंगस तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध, सही है। सर जॉन शोर यहाँ नहीं होगा, हेस्टिंगस होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, तो वो अंग्रेज कौन था? तो लॉर्ड मेयो के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और लेकिन अगर वहीं पूछ दे कि नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल से शुरू हुआ 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफलिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड कर्जन रहा था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन 1799 से लेकर 1805 ईस्वी तक। इसी के समय में बंगाल विभाजन भी हुआ था। लॉर्ड डफलिन, इसके समय में कांग्रेस का निर्माण हुआ था। लॉर्ड मेयो, इसके समय में जनगणना प्रथम हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी क्या किया था? तो लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत को अपनाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का निषेध किया था। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन को अपनाया था। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, एक बार आप समझ लीजिए। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत को अपनाया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का निषेध किया, यानी विरोध किया, खत्म किया। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन को लागू किया। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करवाया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार आपको करना है, उनके कालक्रम के अनुसार उसको सजाना है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय, वर्मा का विलय कब हुआ था? तो याद रखिए, इसमें आपका सिक्किम का विलय जो हुआ था 1850 में हुआ था। कब हुआ था? 1850 में। पंजाब का 1849 में, झांसी का 1853 में और बर्मा का 1852 ईस्वी में। तो इसका आप मिलान कर लीजिएगा। सबसे पहले आपका कौन होगा? तो पंजाब 49 होगा। तो एक कौन हो जाएगा? 3, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत करने वाला शासक का नाम था लॉर्ड कर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कर्नवालिस। इन्होंने ही भारत में सिविल सेवा की प्रतियोगिता शुरू करवाई थी। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में शुरुआत इसका हुआ था। ठीक है, 1820 से। और यह लागू कहाँ हुआ था? मद्रास में। सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? मद्रास में। रैयतवाड़ी व्यवस्था की मतलब स्थापना 1820 में हुआ, यह लागू हुआ था सबसे पहले मद्रास में। ठीक है, इसमें कैप्टन रीड भी था और कैप्टन रीड ने ही मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करवाई थी। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी? तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से शुरू हुई थी। 10 मई से शुरू हुई मेरठ से। ठीक है, अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है कि 1857 के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री उस समय पामस्टोन था। अभी वर्तमान में ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक है। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो वंदे मातरम गीत को लिखने वाला व्यक्ति का नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। और यह कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। इसका संबंध किससे है? सन्यासी विद्रोह से है। ठीक है, और जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बहावी आंदोलन के 19वीं शताब्दी के दौरान बहावी आंदोलन जो हुआ था, इसका मुख्य केंद्र पटना था। कहाँ था? पटना, जो बिहार की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि एक सूची को एक दूसरे सूची से मिलान करना है। ठीक है,
तो एक सूची में मुपला विद्रोह जो 1921 में केरल में हुआ था, सही है। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था, ठीक है। पावना विद्रोह जो हुआ था 1873 से 76 ईस्वी तक चला था। एका विद्रोह अवध में चला था, ठीक है, 1921-22 में, देख लीजिएगा ऑप्शन। और बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ था वह आपका बिहार में हुआ था, अब झारखंड में हो गया है, अलग हो गया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ, बिहार से झारखंड अलग हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का जो शुभारंभ किया था वह व्यक्ति का नाम था महात्मा गांधी। कौन था, महात्मा गांधी। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था का क्या नाम था। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था का नाम जो था राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था का नाम आत्मीय सभा था। जब कब किए थे, ये 1815 ईस्वी में किए थे। राजा राम मोहन राय ने बहुत चीज का स्थापना किए थे। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में किए थे, ठीक है, 1828 ईस्वी में। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज का भी स्थापना किया था। 1821 ईस्वी में इन्होंने संवाद कौमुदी नामक एक पत्रिका जो पढ़ते हैं हम लोग, ये भी इसका स्थापना किया था। 1825 में वेदांत कॉलेज का स्थापना किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 1828 ईस्वी में हुआ था। 1829 में सती प्रथा का निषेध हुआ था। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना या शुरुआत स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। कहाँ पर, शिकागो में। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के स्थापना संस्थापक कौन थे। तो आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे थे। कौन थे, एमजी रनाडे। अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। कब, 1873 ईस्वी में। कब, 1873 ईस्वी में। इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक भी लिखे हैं, और राजा राम मोहन राय को आधुनिक पुनर्जागरण का भारत में पिता भी कहा जाता है। इन्हें पत्रकारिता का भी पिता कहा जाता है, ठीक है, भारत में। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना मिलान करना, एक सूची को दूसरे सूची से मिलान करना। प्रार्थना समाज का संस्थापक एमजी रनाडे थे, ठीक है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। आर्य समाज हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे और इन्होंने 22 वर्षों तक इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव के रूप में काम किया था, ठीक है। और प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ह्यूम कौन थे, तो संस्थापक और महासचिव थे। अगला प्रश्न है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय की स्थापना के समय कांग्रेस का गवर्नर लॉर्ड डफरिन था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डफरिन था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुने जाने वाले व्यक्ति का नाम है इसमें ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। और एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी प्रथम महिला अध्यक्ष। और वहीं प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और 1933 में नेली सेनगुप्ता भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो किस स्थान पर हुआ था। तो 27वां अधिवेशन यह बांकीपुर में हुआ था 1912 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं पाकर रहूंगा, किसने कहा था। तो यह बाल गंगाधर तिलक का नारा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किया था। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और इन्होंने एक हरिजन नामक पत्रिका का भी स्थापना किए थे और शुरुआत किए थे कब, 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत कब स्वतंत्र हुआ, तो यह हुआ था 15 अगस्त 1947 को। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और जेबी कृपलानी का संबंध कभी कभी पूछ देता है कि समिति से था, तो झंडा समिति से था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था। तो आपको बताना है उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से कौन नहीं था। तो ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक, ठीक है। कौन हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में कब आया। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था ना गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में आ गया 1906 ईस्वी के बाद से, ठीक है। और 1907 में तो क्या हुआ, यह बट ही गया, ठीक है।
गरम दल और नरम दल में। अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत में कौन संबंधित है? अभिनव भारत से, तो अभिनव भारत से संबंधित व्यक्ति का नाम है बी डी सावरकर, विनय दामोदर सावरकर, जिसका स्थापना 1904 ईस्वी में किए थे। और अभिनव भारत को मित्र मेल संस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी चढ़ा दिया था? तो काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था या 1925 में हुआ था। ठीक है। इसमें इसके हीरो थे राम प्रसाद बिस्मिल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ था चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से इनमें से कौन थे? तो भगत सिंह थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। और सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी की सजा हुई थी? तो तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा हुई थी। और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले जज का नाम जेसी हिल्टन था। क्या था? जेसी हिल्टन था। अगला प्रश्न है कि लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा नहीं हुई थी? तो फांसी की सजा नहीं हुई थी तो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को हुआ था, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है कि किसने निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। कब? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में किया गया था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के स्थित है? तो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है या रावी नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपको मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण शब्द, 4 वर्णों का जो उल्लेख आपको मिलता है यह ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन थी? तो यह था आपका सिंधु नदी। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है। पुराणों की संख्या 18 बताई जाती है। और वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। और मुंडकोपनिषद किसका भाग है? तो यह अथर्ववेद का भाग है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वैदिक कर्म कांड में होत्री, यह हो जाएगा होत्री हो जाएगा, ऋग्वेद से संबंधित है। होत्री ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था? अघन्य या गाय को माना जाता था? गाय को मारने वाले को फांसी की सजा, मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। ठीक है। लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण या कुशीनगर में हुआ था। कब? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन जो किया था यह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा अशोक के शासनकाल में। प्रथम अजातशत्रु के शासनकाल में। चौथा आपको कनिष्क के शासनकाल में। इसी में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक त्रिपिटक एक ग्रंथ है, किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से ग्रंथित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे आपका कुमारगुप्त। कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम। और नालंदा विश्वविद्यालय का जो विनाश करने वाला कौन था? तो यह बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी था। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द बनाया गया, उस शब्द का क्या नाम है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द दिया गया है, कैवल्य शब्द। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र का संस्थापन अजातशत्रु का बेटा उदयन था। ठीक है। उदयन था। और अजातशत्रु किसका बेटा था? तो बिंबिसार का। बिंबिसार को श्रेणी के नाम से जाना जाता है, श्रेणी के नाम से। और अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और यह हर्यक वंश का संस्थापक था, इसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और अजातशत्रु ऐसा शासक था जिसने फूट डालो और राज करो नीति को अपनाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। या कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। क्या है? इंडिका है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। कौन है? चाणक्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। तो कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहते थे, चरक रहते थे, नागार्जुन रहते थे, लेकिन पतंजलि नहीं रहते थे। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो या पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करने वाला शासक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। यह बाजार नियंत्रण प्रणाली की भी शुरुआत किया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। तो महावीर का प्रथम जो अनुयायी था उसका नाम था जमाली, जो महावीर के दामाद भी था। ठीक है। और किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। तो डिमेकस भारत आया था या बिंदुसार के दरबार में आया था। डिमेकस भारत आया था या बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। तो किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। तो कन्हेरी की गुफाएं जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है, बोरीवली में पड़ता है। ठीक है। और इसमें 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है। तो कर्नाटक हम्पी में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक हम्पी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनी का दरबारी कवि इतिहासकार कौन था। दरबारी जो इतिहासकार था यह था फिरदौसी। कौन था? फिरदौसी था। फिरदौसी। अलबरूनी भी था, उत्बी भी था, लेकिन इसका इतिहासकार जो बता देगा, दरबारी कवि बता देगा, तो यह फिरदौसी था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो यह थी आत्मीय सभा, जो इसका स्थापना 1815 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था। या चंपारण से। कब? 1917 ईस्वी से। ठीक है। और ये लौटे कब थे? तो 1915 में 9 जनवरी को। ठीक है। उसी दिन प्रवासी भारतीय 2003 से मनाया जा रहा है। ठीक है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, या मोहनजोदड़ो से मिले हैं। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। विशाल स्नागार मोहनजोदड़ो से मिले हैं और अनागार भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने किस कला का संरक्षण दिया था। तो जहांगीर ने चित्रकला को संरक्षण दिया था। जहांगीर ने चित्रकला को संरक्षण दिया था। और चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। और इसे कहेगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। तो गुप्त काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किए थे। कब? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन इसके दरबार में नहीं रहते थे। तो ये दोबारा क्वेश्चन है, पतंजलि नहीं रहते थे। अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी में अकबर ने किस निर्मित करवाया है। तो फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने पंचमहल का निर्माण करवाया है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो आगरा में है। ठीक है। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है। तो लाखों का दान देने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। लाखों का दान देने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। तो मध्यकालीन इतिहास का युद्ध का नाम है घाघरा का युद्ध, जो 1529 ईस्वी में, या बाबर का अंतिम युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। उसका अपने राजधानी प्रतिष्ठान औरंगाबाद मध्य प्रदेश में बनाई थी। और चोल वंश का राजधानी तंजौर विजयालय था। राजपूत दंतीदुर्ग मानेकशढ़ था। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सातवाहन जो हो जाएगा कांची नहीं, कांची गलत दिया हुआ है, यहाँ कहा हो जाएगा प्रतिष्ठान। अगला प्रश्न है कि अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है। तो अलाई दरवाजा या कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक यह पटना में हुई था। कब? 1934 ईस्वी में हुआ था। जयप्रकाश नारायण इसके संस्थापक में से एक थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो यह किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बताइएगा कमेंट में कि आप लोग को 100 में से कितना नंबर आ रहा है। तो और जो भी आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम लगे कि हाँ इसका गलत है, तो आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक पढ़ा जाता है। तो आता तो सब है, लेकिन कन्फ्यूजन में कभी कभी गलत भी निकल जाता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि कितना आप लोग का नंबर आ रहा है।